हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय सीताराम। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैंने जो है ऑलरेडी 3 क्लासेस जो है स्पेशल एजुकेटर की आप लोगों को सिलेबस के अकॉर्डिंग करवा दी है। उसमें से मैंने विकलांगता का ऐतिहासिक परिदृश्य, उसके अलावा अवधारणा और श्रेणियों के साथ साथ हमने परिभाषाएं भी जो है पिछली क्लास में देखी थी। आज की क्लास हमारी रहने वाली है दिव्यांगता या विकलांगता की रोकथाम और पाठ्यक्रम। आप लोगों को मैं बता दूं कि जो दिव्यांगता है उसकी रोकथाम किस प्रकार से हम करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो इस वीडियो में मैं फुल डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी। वीडियो एंड तक देखना, बहुत इम्पोर्टेंट हेल्पफुल क्लास है वो आप लोगों के लिए रहने वाली है। उसके साथ ही हम बात करेंगे दिव्यांग बच्चों के लिए पाठ्यक्रम। एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोगों को पता नहीं हो तो आप लोगों ने जो है केवीएस टीयर सेकंड का सिलेबस देखा होगा। उसमें जो है उसमें लिख रखा है जो पार्ट बी है वो स्पेसिफिक डिसेबिलिटी। यदि आपने डीएड, बीएड, डीएलएड या बीएड वो जो है, जैसे आपने वीआई से किया है, किसी ने एचआई से किया है, किसी ने आईडी से किया है, जो 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज है, आपने किसी से भी किया है, तो पार्ट बी है वो आपको अपनी डिसेबिलिटी जो आपने डिप्लोमा किया है उसके अनुसार पूरा पढ़ना है। जबकि हम बात करें पार्ट ए की, वो सभी के लिए कॉमन दे रखा है। और जो मेरी क्लासेस हैं अभी जो कंटिन्यू चल रही हैं वो चल रही है पार्ट ए के अनुसार। तो इसमें देखेंगे हम रोकथाम पाठ्यक्रम। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इसमें जो पाठ्यक्रम है वो वाला टॉपिक मैं सिर्फ जो वीआई से जिन बच्चों ने डिप्लोमा किया है उनके लिए है, क्योंकि इसमें मैंने सिर्फ लो विजन और जो पूर्ण दृष्टिबाधित बच्चे हैं, अल्प दृष्टि और पूर्ण दृष्टिबाधित, उनके अकॉर्डिंग क्या पाठ्यक्रम होना चाहिए वो ऐड किया है। बाकी विकलांगता की रोकथाम की यदि हम बात करें तो वो सभी के लिए यहाँ पे कॉमन जो रहने वाला है। क्लास को आप लोग देख तो लेते हो लेकिन शेयर नहीं करते, तो ज्यादा से ज्यादा जो है आप लोगों को जितना हो सके शेयर किया करो। अभी ज्यादा टाइम खराब नहीं करते, अभी क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम से अभिप्राय उन समस्त क्रियाओं और अनुभवों से है जिन्हें शिक्षक बालक के व्यवहार में इच्छित परिवर्तन लाने के उद्देश्य से आयोजित करता है। पाठ्यक्रम क्या है? पाठ्यक्रम से यहाँ पे जो तात्पर्य है वो ये बताया गया है कि जो शिक्षक होता है वो जो है बच्चों को पढ़ाता है, बालकों को, बालिकाओं को पढ़ाता है, तो उनके व्यवहार में जो है अपनी इच्छा के अनुसार, अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी क्रियाओं के आधार पर जो है उनमें पॉजिटिव इफेक्ट्स जो है शिक्षा के प्रति ला सके, वही जो है पाठ्यक्रम होता है, ताकि छात्र शिक्षा के जो है संपूर्ण लक्ष्य को प्राप्त कर सके। सबके लिए शिक्षा, सब पढ़े सब बढ़े आदि जैसे लक्ष्य हैं जिनकी प्राप्ति के लिए भारत सरकार क्या है, निरंतर प्रयासरत है। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सर्व शिक्षा अभियान की यदि हम बात करें तो वो भी इसी कड़ी का एक महत्वपूर्ण स्तंभ यहाँ पे माना गया है, जिसके अंतर्गत दिव्यांग विद्यार्थियों की शिक्षा पर क्या है दोस्तों, विशेष बल दिया गया है। दिव्यांग जो मैंने आप लोगों को बता दिया है, आपने नहीं देखी क्लास तो देख लेना, मेरे चैनल पे है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यदि किसी की यह फर्स्ट क्लास है, दिव्यांग होते हैं, कोई शारीरिक रूप से दिव्यांग होता है, कोई मानसिक रूप से दिव्यांग होता है, कोई किसी प्रकार से, तो वो दिव्यांग की कैटेगरी में आते हैं। अलग अलग डिसेबिलिटीज जितनी भी है, मानसिक रोग से रिलेटेड है तो वो मानसिक में आएगी। शरीर में किसी प्रकार की दिव्यांगता है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज, लोकोमोटर डिसेबिलिटी ले लीजिए या वीआई ले लीजिए, एचआई ले लीजिए, वो किस में आ जाएगी, शारीरिक में। आगे देखिए, आप लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो तो वो भी आप लोग बता दीजिए, मैं सुधार करने की कोशिश करूंगी। बाकी 100% कंटेंट जो है आप लोगों को बेस्ट प्रोवाइड करवाऊंगी, बस आप लोग सपोर्ट करते रहना। आगे देखिए, सामान्य बच्चों के लिए मूल पाठ्यक्रम विस्तृत पाठ्यक्रम तथा दृष्टिमूलक प्रत्ययों से भरा होता है। यानी इस लाइन का
मतलब क्या है, इस लाइन का मतलब यहाँ पे है कि जो नॉर्मल बच्चे होते हैं वो पढ़ते हैं तो उनकी किताबों में ज्यादा से ज्यादा चित्र होते हैं, तो वो उनको देखकर रुचि लेकर पढ़ने का मन भी नहीं होगा, तो छोटे बच्चे चित्र देखकर ही सीखने की कोशिश करेंगे, उनको सिखाने की कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा, जिसके कारण इस पाठ्यक्रम को जो है दृष्टिहीन बच्चे, दृष्टिहीन यानी जो देख नहीं सकते, ब्लाइंड बच्चे होते हैं, पूर्ण रूप से पूरी तरह ग्रहण नहीं कर पाते। यदि वो देख नहीं सकते हैं, उनको इतनी जो है क्यूरियोसिटी जागृत नहीं होगी, इतनी रुचि पैदा नहीं होगी उनमें किसी भी चीज के प्रति। तो सामान्य देखने वाले बालकों की यदि हम बात करें, सामान्य रूप से देखने वाले बालकों की बात करें तो यह माना जाता है नॉर्मली कि कोई भी बालक जो है 80 से 85% जो है अनुभव दृष्टि द्वारा यानी देख के ज्यादा से ज्यादा हम जो है आंखों के द्वारा ही 80 से 85% किसी चीज को सीखते हैं। तो यहाँ पे तो ये हो गया कि जो देख नहीं सकते उनको सीखने में बहुत ज्यादा कठिनाई आती है, तो उनका सिलेबस किस प्रकार का रहता है उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। तथा अनुभव दृष्टि की सहायता से प्राप्त करते हैं, जिसके आधार पर पाठ्यक्रम बनाया गया है। एक दृष्टिबाधित बालक के दृष्टि के अभाव में इस पाठ्यक्रम को जो है पूरी तरह यदि हम ग्रहण करने की बात करें तो उसको जो है बहुत सारी दोस्तों कठिनाइयां देखने को मिलती है। स्थान निर्माण में समस्या, वस्तुओं पर नियंत्रण में समस्या, पाठ्यक्रम में व्याप्त दृष्टिमुख गतिविधियों को समझने के लिए दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कुछ अतिरिक्त विशेष शिक्षण चाहिए। यानी कोई भी पाठ है उसमें जो चित्र हैं, एक्टिविटी चित्रों के माध्यम से जो भी दिखाई गए हैं क्रियाकलाप, वो एक दृष्टिबाधित बच्चा जो है कैसे इजीली समझ सकता है, उनके अकॉर्डिंग जो है उनकी दिव्यांगता के अनुसार, प्रत्येक दिव्यांगता के अनुसार अलग अलग होता है। लो विजन के लिए अलग, जैसे HI वाले बच्चे हैं तो उनकी साइन लैंग्वेज होती है। उसके आधार पर यदि हम बात करें ब्लाइंड बच्चों के तो इनके लिए ज्यादा से ज्यादा क्या TLM यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है काम में लिया जाता है ताकि इनको ज्यादा से ज्यादा समझ में। तो इनके अकॉर्डिंग जो पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है उसको हम बोलते हैं विस्तृत मूल पाठ्यक्रम यानी एक्सपेंडेड कोर करिकुलम जो है यहाँ पे कहा जाता है। आगे देखिए, सामान्य पाठ्यक्रम में दृष्टि कौशल को जोड़कर दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उसे उपयोगी बनाना ही क्या कहलाता है, विस्तृत मूल पाठ्यक्रम। यहाँ पे हमने डिटेल में देखा, सेम वही परिभाषा यहाँ पे बताई गई है कि जो सामान्य पाठ्यक्रम है, जो नॉर्मल बच्चों के लिए जो स्टडी मटेरियल है उसको दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के अनुसार हम कन्वर्ट करके जो बनाते हैं उनके लिए उपयोगी पाठ्यक्रम, उसे ही बोलते हैं हम एक्सपेंडेड कोर करिकुलम यानी विस्तृत मूल पाठ्यक्रम। अभी आगे देखिए, कुछ विद्वानों ने जो है यदि हम बात करें तो विस्तृत मूल पाठ्यक्रम को जो है जमा पाठ्यक्रम भी बोला है। इसमें जो है निम्न अंश शामिल होते हैं। कौन कौन से जो हैं मैंने आप लोगों को पहले बताया था, एक बार फिर बता रही हूँ। पार्ट बी है, उसमें स्पेसिफिक एक विशेष दिव्यांगता, जिस कैटेगरी से आपने DLED या B.Ed किया है उसके अकॉर्डिंग जो है ये टॉपिक मैं करवा रही हूँ। बाकी रोकथाम वाला वीडियो के एंड तक देखना, इसके बाद में आएगा रोकथाम, वो सभी के लिए कॉमन है, वो सभी कैटेगरी के स्टूडेंट्स देख सकते हैं। बाकी हम बात करें जिन्होंने लो विजन या VI कैटेगरी से किया है उनके लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे जो दृष्टिबाधित पाठ्यक्रम की यदि हम बात करें यहाँ तक तो सभी नॉर्मल कैटेगरीज के लिए सेम ही है। जैसे यहाँ पे हो गया दिव्यांग दृष्टिबाधितों के लिए हो गया, यहाँ पे जो है हियरिंग वाले बच्चे हैं, श्रवण बाधितों के लिए उपयोगी बनाना, तो वो अलग अलग कैटेगरीज वो इस प्रकार से है थोड़ा अलग। जैसे हम बात करें VI वाले बच्चों की हम बात करें तो उनको तो ब्रेल और इनके माध्यम से सिखाया जाता है, जबकि श्रवण बाधित बच्चों की बात करें तो उनके लिए साइन लैंग्वेज ज़्यादा से ज़्यादा काम में लिए जाती हैं। तो उसी प्रकार थोड़ा पाठ्यक्रम में डिफरेंस है, तो आपको अपनी कैटेगरी के अनुसार पढ़ना है, आप लोग ये याद रखना। नेक्स्ट देखिए,
कुछ विद्वानों ने इसे क्या कहा है, जमा पाठ्यक्रम भी। ब्रेल पढ़ना एवं लिखना, इसके जो है निम्न अंश हैं। निम्न अंश कौन कौन से हैं यहाँ पे हम देखेंगे डिटेल में। ब्रेल पढ़ना लिखना, अनुस्थिति तथा गतिशीलता, दैनिक जीवन कौशल, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण, विशेष उपकरणों का उपयोग, सहायक तकनीकी का प्रयोग। आप लोगों को थ्योरी है वो भी डिटेल में देखनी है, क्योंकि थ्योरी के क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, ठीक है। ब्रेल पढ़ना एवं लिखना, आप लोगों को पता होना चाहिए ब्रेल किस साइड से पढ़ी जाती है। यदि आपको एमसीक्यूज में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि ब्रेल लिखी किस साइड से जाती है और पढ़ी किस साइड से जाती है, आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बताना। जैसे ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ ब्रेल किस साइड से। ब्रेल की यदि हम बात करें दोस्तों, मैं आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल इसके बारे में बता देती हूँ। ब्रेल स्लेट होती है एक, जो आपने देखी होगी डीएलएड बीएड के टाइम आपने इस प्रकार से कुछ उसमें सेल्स जो हैं बने होते हैं, ऐसे होती हैं और उसमें इस प्रकार से सेल्स बने होते हैं। यदि हम बात करें तो एक सेल में जो है 6 डॉट्स हमें देखने को मिलते हैं। इसे ब्रेल स्लेट, इंटरपॉइंट स्लेट भी हम जो है बोलते हैं। इस पे जिससे हम लिखते हैं, पेन से इस पे नहीं लिखते हैं, आप लोगों को पता है ऑलरेडी, बता देती हूँ, नहीं पता है तो इस पे जिससे लिखते हैं हम, एक नुकीली चीज होती है, उसे हम बोलते हैं स्टाइलिस। ब्रेल स्लेट में जो है जो 6 डॉट होते हैं उनसे जो है कुल 63 आकृतियां जो है बनती हैं। यदि हम बात करें हिंदी, इंग्लिश, मैथ सभी के लिए सभी ब्रेल लैंग्वेज बनाई गई है सभी भाषाओं में। लिखने की यदि हम बात करते हैं तो इस ब्रेल स्लेट पे जो है दोस्तों दाएं से बाएं लिखा जाता है। यदि हम पढ़ने की बात करें तो पेज को जस्ट उल्टा करके जो है हम पढ़ेंगे। कैसे? दाएं से बाएं। दाएं से बाएं क्या किया हमने? दाएं से बाएं जो है यानी इस साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं और इस साइड में लिखते हैं दाएं से बाएं। जबकि पढ़ाई की यदि हम बात करें कि ब्रेल पढ़ी किस साइड से जाती है, तो ब्रेल पढ़ी जाती है बाएं से दाएं साइड में। ये आप कंफ्यूज मत होना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। आगे हम बात करें इसी में अनुस्थित चलिशूलता और गतिशीलता की, जो हम बात करें तो वो होता है जो ब्लाइंड पर्सन है उसके चलने से रिलेटेड जो छड़ी आती है उसमें अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ग्रिप होती है, टिप होता है, और वो उस पर छड़ी को जो है किस प्रकार से यूज में लेते हैं उससे रिलेटेड गतिविधियां हमको देखने को मिलते हैं। दैनिक जीवन कौशल की बात करें तो दैनिक जीवन में एक दिव्यांग पर्सन अपने कार्य किस प्रकार से संपन्न करता है वो सभी बातें आती हैं। ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण की यदि हम बात करें तो ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण में ऐसा है, जो जैसे दृष्टिबाधित व्यक्तियों को आप ले लीजिए, दृष्टिबाधित बच्चा या व्यक्ति जो भी है, ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण की इसमें हम बात करें तो इसमें ऐसा है वो देख नहीं सकता, लेकिन बाकी की ज्ञानेंद्रियां है उसकी। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी? सुनने के लिए कान, सूंघने के लिए नाक, त्वचा महसूस करने के लिए होती है। ये जो सभी ज्ञानेंद्रियां हमें देखने को मिलती हैं उनके माध्यम से उसे परफेक्शन जो परफेक्ट है बनाया जाए, ताकि वो है इन ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ज्यादा सीख सके। जो चीजें वो देख के नहीं सीख सकता वो सुन के महसूस करके त्वचा के माध्यम से सीखने को जो है उसे ज्यादा से ज्यादा मिले। बाकी की ज्ञानेंद्रियां हैं उनको जो है प्रशिक्षित करना। अगला पॉइंट की यदि हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है विशेष उपकरणों का उपयोग। विशेष उपकरणों की यदि हम स्टडी के से संबंधित, एजुकेशन से संबंधित बात करते हैं, दृष्टिबाधित बालकों को यदि हम देखें तो उनके लिए विशेष उपकरण हो गए ब्रेल स्लेट, अभी मैंने आप लोगों को एक बताई। उसके साथ ही यदि चलने के लिए हम बात करें तो उनके लिए छड़ी आती है। छड़ी भी 3-4 टाइप की जो है देखने को मिलती है। उसके बाद में आता है अबेकस। अबेकस मैथ सोल्व करने के लिए आता है। उसके साथ ही एक आता है टेलर फ्रेम।
सहायक तकनीकी का प्रयोग, सहायक तकनीकी जो है उनको सिखाई जाती है, चलने से संबंधित, पढ़ाई से संबंधित जितनी भी उनकी अलग अलग टेक्निक्स हैं। ठीक है, आगे देखिए। कुछ भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हो, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताना, और क्लास कैसी लगी वो भी बताते जाना, और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर कर दिया करो। विस्तृत मूल पाठ्यक्रम के प्रत्यक्ष को भली प्रकार समझने के लिए जो है, मूल पाठ्यक्रम के सिद्धांतों को समझने के लिए मूल पाठ्यक्रम को हमें समझना होगा कि मूल पाठ्यक्रम क्या है। मूल पाठ्यक्रम की यदि बात करें तो मूल पाठ्यक्रम आधारशिला है जो संपूर्ण जीवन भर विभिन्न प्रत्ययों को सीखने के लिए क्या है, आवश्यक है। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि विस्तृत मूल पाठ्यक्रम से आशय उस ज्ञान तथा कुशलताओं के सम्मिलित रूप से है जो दृष्टिबाधित बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है। हम बात करें कि मूल पाठ्यक्रम तो क्या है, जो सभी बच्चों के लिए होता है, नॉर्मल बच्चों के लिए, दिव्यांग बच्चों के लिए। लेकिन विस्तृत मूल पाठ्यक्रम क्या है, इसको जो है दिव्यांग बच्चों के अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे नॉर्मल पुस्तकें हैं, बुक्स हैं, उनको हम ब्रेल में कन्वर्ट कर देंगे ताकि जो दिव्यांग बच्चे हैं वो भी पढ़ सकें। तो वही उनके लिए, दृष्टिबाधितों के लिए क्या हो गया, विस्तृत मूल पाठ्यक्रम। इसी प्रकार हम सभी चीजों को कन्वर्ट करेंगे। जैसे चित्र्स हैं तो हम उनको 3D मॉडल्स के माध्यम से जो है समझाएंगे चीजें ज्यादा से ज्यादा। उसके बाद देखिए, दृष्टिबाधा से संबंधित जरूरी कुशलताओं को जो है विस्तृत मूल पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। दृष्टिबाधितों के लिए पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ सिद्धांत हैं। एक है प्रस्तुतिकरण के सिद्धांत। प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत क्या है अभी हम देखेंगे। इसमें है कि यह पाठ्यक्रम दृष्टिबाधित बालकों की आवश्यकताओं को जो है ध्यान में रखते हुए बनाया जाता है। इसमें अनेक ऐसे तथ्य और अंश होते हैं जो दृष्टिबाधित छात्रों के शैक्षिक अनुभव देने में क्या होते हैं, बाधक होते हैं। उन्हें जानकारी नहीं मिलती। पाठ्यक्रम में ऐसे बाधक तत्व या अंश को दृष्टिबाधितों के लिए सामग्री बनाने से पाठ्यक्रम में कुछ परिवर्तन करने की आवश्यकता हमें पड़ती है। यही क्या है, प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत। मैं आप लोगों को नॉर्मल वे में समझा देती हूँ। जैसे हमने बात की मूल पाठ्यक्रम की, तो मूल पाठ्यक्रम में जो है दृष्टिबाधितों को हम मूल पाठ्यक्रम जो नॉर्मल बच्चों को पढ़ाते हैं वो डायरेक्टली नहीं पढ़ा सकते। वो चित्र नहीं देख सकते तो वो सीखेंगे कैसे। तो उनके अनुसार जो हम कन्वर्ट करते हैं विस्तृत मूल पाठ्यक्रम, उनके अनुसार रेडी करते हैं। तो प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत यही है कि उनको शिक्षा में जो भी अनुभव है वो बाधक बन रहे हैं, किसी भी प्रकार की उनकी सीखने में बाधा आ रही है, तो उसको हम चेंज करेंगे। उसके जो दृष्टिबाधित बालक है उनके अनुसार जो भी छोटे मोटे परिवर्तन पाठ्यक्रम में हमें करने चाहिए वो हम करेंगे। तो वो क्या है, प्रस्तुतिकरण का सिद्धांत। ये क्या है, दृष्टिबाधितों के लिए हम पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत देख रहे हैं। अगला देखना, अगले सिद्धांत की यदि हम बात करें, आप लोगों को यह थ्योरी याद करनी चाहिए क्योंकि थ्योरी से क्वेश्चंस आएंगे, तो आप इनको अच्छे से समझ लेना। अलग अलग सिद्धांत है, कौन सा सिद्धांत क्या है। अगला है द्विगुणन या डुप्लीकेशन। द्विगुणन की यदि हम बात करें तो इसमें है कि अनेक छपी हुई पाठ्यक्रम सामग्री, यानी जो नॉर्मल बच्चों के लिए जो ऐसे छपी हुई जो हमारी नॉर्मल पुस्तकें आती हैं, पाठ्यक्रम सामग्री को क्या करेंगे, हम ब्रेल में कन्वर्ट करेंगे। दृष्टिबाधितों के लिए जो है उपलब्ध नहीं होती। ज्यादातर पुस्तकें जो हैं दृष्टिबाधित यानी ब्रेल लिपि में कन्वर्ट है नहीं ज्यादातर पुस्तकों की यदि हम बात करें। तो इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि अध्यापक को जो है नॉर्मल बच्चों की जो टोटल सामग्री है उसको दिव्यांग जो दृष्टिबाधित बालक है उसके लिए उस शिक्षक को, अध्यापक को खुद ब्रेल में जो है प्रतियां यानी कॉपीज हम जो कहते हैं, एक तरीके से सेम टू सेम जो है उसको
ब्रेल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। प्रतियां यानी कॉपीज जो है उसको रेडी करनी पड़ेंगी स्वयं, किसको? अध्यापक को। इसे क्या कहते हैं हम? द्विगुणन यानी डुप्लीकेशन, इसे ही कहा जाता है। आगे देखिए, 2 मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी। अभी हम करेंगे प्रतिस्थापन की बात कि प्रतिस्थापन क्या है। प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों की जो है आवश्यकता होती है। कुछ पाठ्यक्रमों के लिए जो है सामग्री हटाई जाती है, इसलिए इस स्थिति में प्रतिस्थापन किया जाता है। इसमें पाठ्यक्रम में उपलब्ध जो है पाठ के स्थान पर दृष्टिबाधित बच्चों के लिए किसी अन्य पाठ की व्यवस्था करना जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित पाठ के जैसा ही हो तथा उसके उद्देश्य को प्राप्त कर सके। यहाँ पे क्या है, प्रतिस्थापन की मैं यदि बात करूं कि जैसे प्राथमिक कक्षाएं हैं, प्राथमिक कक्षाओं में क्या होता है, छोटे बच्चों की किताबों में ज्यादा से ज्यादा चित्र देखने को मिलते हैं, तो उसको हम कैसे कन्वर्ट करें दृष्टिबाधित बालकों के लिए? उस पार्ट को हम वहां से जो है हटा देंगे। उसके अनुसार जो दृष्टिबाधित है उसके अनुसार हम अलग से वैसा ही कोई टॉपिक पार्ट तैयार करेंगे जो उसको उसी पार्ट के उद्देश्य को समझाएं। जैसे किसी भी प्रकार का आप एक्टिविटी से संबंधित पाठ ले लीजिए या उसमें चित्र हैं, तो आप क्या करेंगे, 3D मॉडल्स जो TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल 3D मॉडल्स, कार है, किसी व्यक्ति का है, गाय का है, किसी भी प्रकार के आप TLM ले लीजिए। TLM ले लीजिए किसी भी प्रकार के, जैसे बच्चों को चिड़िया का घोंसला कुछ भी दिखाना है तो आपको क्या उसका 3D मॉडल बच्चों के लिए रेडी करके ले जाना पड़ेगा ताकि बच्चे को वो पार्ट हट जाए, लेकिन उस पार्ट का सेम जैसा उसमें लिखा है वो चीजें उसमें क्या समझाना चाह रहा है जो नॉर्मल बच्चे समझ पा रहे हैं वो ही एक दृष्टिबाधित बच्चा भी समझा जा सके, उसको हटा दिया जाएगा। सेम उसी के जैसे पार्ट की वहां पे व्यवस्था की जाएगी। इसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन। द्विगुणन मैंने आपको डुप्लीकेशन समझा दिया कि इसमें क्या होता है, शिक्षक स्वयं जो पुस्तकें ब्रेल में कन्वर्टेड नहीं है जो, तो उनको शिक्षक स्वयं बच्चों के लिए तैयार करेगा। प्रतिस्थापन की यहाँ पे हम बात करें तो उसमें सेम वैसे पार्ट की अन्य पार्ट की व्यवस्था करना ताकि बच्चों को समझ में आ सके। आगे है नेक्स्ट, देखिए अगली हम बात करें तो वो है संशोधन। संशोधन क्या होता है, पाठ्यक्रम में छोटे छोटे संशोधन करना या रूपांतरण जो है कहलाता है। जैसे अधिकतर पाठों में दिया जाता है कि ऊपर दिए गए चित्र को देखकर वाक्य लिखिए, उसमें प्रश्न या वाक्य क्या कह रहे हैं, क्योंकि यह जो है दृष्टिबाधितों के लिए असंभव सा कार्य है। क्योंकि दृष्टिबाधित यदि पाठ में लिखा हुआ है कि ऊपर दिए गए वाक्य को या चित्र को देखकर बताइए कि वाक्य लिखिए चित्र को देख के, तो दृष्टिबाधित थोड़ी बच्चे ऊपर चित्र को देख के वाक्य लिख सकते हैं, वो थोड़ी ना देख सकते हैं। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, TLM प्रस्तुत करेंगे, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। TLM होता है 2D भी होते हैं TLM, 3D भी होते हैं जो उनको टीचिंग में हेल्प करते हैं। उनके माध्यम से हम दृष्टिबाधित बालकों को आसानी से समझा सकते हैं। तो इसे हम क्या बोलते हैं, संशोधन। 4th नंबर पे आता है ओमिशन यानी हटाना। जब प्रतिस्थापन, रूपांतरण या द्विगुणन में से किसी भी नियम, कोई सा भी नियम इनमें से संभव नहीं हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल भी संभव नहीं हो, TLM बनाना पॉसिबल नहीं हो, या अध्यापक ब्रेल में कन्वर्ट कर दें फिर भी बच्चों को वो टॉपिक हम नहीं समझा सकते, या जो है उससे सिमिलर कोई पार्ट का भी आयोजन हम नहीं कर सकते इन बच्चों के लिए, तो उस पार्ट को क्या है वहां से उस भाग को हटा देते हैं। उसे क्या बोलते हैं, ओमिशन या हटाना। प्राथमिक स्तर पर कभी कभी इस अधिशेष की जो है आवश्यकता पड़ती है ज्यादातर। मैंने आप लोगों को बता दिया, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। द्विगुणन क्या है, अध्यापक स्वयं प्रतियां कॉपीज तैयार करेगा। प्रतिस्थापन क्या है, अन्य सिमिलर पार्ट की व्यवस्था की जाएगी उनके लिए। संशोधन है टीचिंग लर्निंग मटेरियल। तीनों पॉसिबल नहीं है तो ओमिशन यानी हटाना। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे दिव्यांगता की
रोकथाम की। रोकथाम की यदि हम बात करें तो रोकथाम की दिव्यांगता के 3 स्तर होते हैं। ये सभी डिसेबिलिटीज वाले पर्सन्स के लिए, कैटेगरीज वाले स्टूडेंट्स के लिए, केवीएस के लिए ये टॉपिक कॉमन है, आप सभी इसको देखें। ठीक है, प्राथमिक स्तर, द्वितीय स्तर और तृतीय स्तर, 3 स्तर पे इसकी हम रोकथाम करते हैं। किस किस प्रकार से करते हैं आइए देखते हैं। प्राथमिक स्तर पे यदि हम बात करते हैं तो इसमें उन स्थितियों से बचाव किया जाता है जिससे दिव्यांगता होने की क्या होती है, संभावना होती है। इस स्तर पर गर्भावस्था से जन्म के समय की जो है यदि हम बात विकलांगता होने की संभावना होती है। इस स्तर पर गर्भावस्था से जन्म के समय की जो स्थितियां, दुर्घटना और बीमारियों से क्या है, बचाव किया जाता है। प्राथमिक स्तर पर रोकथाम करने के लिए निम्नलिखित सावधानियां और क्रियाकलाप किए जाते हैं। यदि यानी बच्चा जो है माँ के गर्भ में होता है उस समय से लेकर जन्म होता है और उसके बाद में दुर्घटनाएं, बीमारियां, जन्म होने के बाद में भी किसी प्रकार की दुर्घटना या बड़ी बीमारी से जो है हमें बचना चाहिए। जो बचने के प्रयास हैं वो हमको अपने स्तर पे करने चाहिए। तो वो प्राथमिक स्तर पे इसकी बचाव की संभावना होती है। इसमें कौन कौन से जो सावधानियां हैं हमें रखनी चाहिए प्राथमिक स्तर पर, तो देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट। फर्स्ट है, अति जोखिम कारणों, आनुवांशिक दशाओं हेतु परामर्श देकर रोकथाम की जाती है। किसी प्रकार की जैसे डिसेबिलिटी है, बहुत सारी ऐसी हैं जो आनुवांशिक होती हैं, बड़ी बीमारियां, कई प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो आनुवांशिक होती हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी होती हैं। तो उनके लिए हमें पहले से ही डॉक्टर से यदि पॉसिबल हो तो परामर्श लेना चाहिए कि क्या जो बचाव है हम इसके लिए कर सकते हैं। सेकंड है, इस स्तर पर प्रतिरक्षण यानी एंटीबायोटिक संबंधी साफ सफाई और स्वास्थ्य के द्वारा समस्या की जाती है। ये नॉर्मल पॉइंट है, आप लोगों को ऐसे ही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है, कुपोषण एवं विटामिन की कमी से होने वाली समस्याओं की जो है रोकथाम की जाती है। किसी प्रकार की विटामिन की जो है शरीर में कमी होती है, विटामिन अलग अलग होती हैं, ए बी सी डी सभी प्रकार की, और इनकी कमी से जो है अलग अलग बीमारियां हमें देखने को मिलती है, रतौंधी, रेटिनाइटिस, और उसके अलावा जो बोलते हैं हम बेरी बेरी, बी के कारण, सी के कारण स्कर्वी, डी के कारण रिकेट्स। तो इसी प्रकार की, या कुपोषण से भी जो है, प्रोटीन के कुपोषण से क्वासियोरकोर, मेरेस्मस, इस प्रकार की जो बीमारियां होती हैं आगे जाकर चांसेस हैं ज्यादा से ज्यादा कि वो किसी डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो इन सभी समस्याओं से हमें बचने का जो है उपाय खोजना चाहिए। द्वितीय के स्तर पर हम किस प्रकार से बचाव करेंगे, तो इसके अंतर्गत बच्चों की स्थिति को बेहतर करने का क्या है, प्रयास किया जाता है। वास्तव में यदि हम बात करें तो वास्तव में यह स्थिति हस्तक्षेप की स्थिति है। इसमें जो है समस्या की हम शीघ्र पहचान कर शीघ्र हस्तक्षेप किया जाता है। यानी हम अब जो है पता लगाते हैं कि बच्चे को, व्यक्ति को, किसी को भी, महिला को क्या जो है समस्या है, उसकी हम पहचान करें कि कौन सी समस्याएं जिनसे डिसेबिलिटीज हो सकती हैं या हो रखी है, इसके कौन से लक्षण हमें देखने को मिल रहे हैं। शीघ्र हस्तक्षेप यानी शीघ्र उपचार किया जाता है। कौन से, द्वितीय स्तर पे। द्वितीय स्तर में यदि हम बात करें तो विकलांगता के लिए उपचार प्रदान कार्यों को अपनाने का प्रयास किया जाता है। उपचार करने का जो है इसमें पूरी कोशिश की जाती है। जैसे तात्कालिक कुछ गोलियां आदि की कमी से रक्त अल्पता स्तर पर यह देखा जाता है कि समस्या ठीक ढंग से की जाए तथा परामर्श सेवा देना भी शामिल है। किसी में रक्त अल्पता क्या होती है, एनीमिया, यानी किसी में खून की कमी हो, कुछ गोलियों से हम इन बीमारियों का उपचार कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या को ज्यादा से ज्यादा यह है कि दूसरे स्तर पर जो है मेन पॉइंट क्या है, शीघ्र पहचान और शीघ्र हस्तक्षेप किया जाता है। फर्स्ट स्तर पे क्या है, प्रथम स्तर पे इसमें जो है हमें दशाओं से बचने का ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना चाहिए।
तृतीय के स्तर की यदि हम यहाँ पे बात करें तो इस पे हम देखते हैं कि इस स्तर पर विकलांगता की दी जाने वाली सेवाएं आती हैं। इसका उद्देश्य जो है अक्षमता को कम करना है। किस प्रकार से हम अक्षमता मैंने ऑलरेडी बता दी है। जो आपको विकलांगता की अवधारणा वाला टॉपिक था उसमें क्षति, अक्षमता, दिव्यांगता तीनों में डिफरेंस बताया था। एक तो आप लोग क्लास जो है एंड तक देखा करो और इसको शेयर करो ताकि मुझे भी जो है मोटिवेशन मिले, आप लोगों के लिए अच्छा कंटेंट जो है लेके आऊं। बाकी 100% यदि मैं बात करूं तो कोई भी कोचिंग वाला या कोई भी यूट्यूबर आपको बोल रहा है कि मैं 100% तैयारी करवा दूंगा, 100% कोई नहीं करवाता है। मैंने पहले भी बोला था, आप लोग ध्यान रखना। आप लोगों के लिए जो है टीयर फर्स्ट का रिजल्ट आ जाएगा, ज्यादातर चांसेस हैं अभी फरवरी में आने के। तो उसके बाद में मैं एक क्लास लेके आऊंगी कि आपको कहाँ से पढ़ना है कि आप 100% प्रॉपर तैयारी कर सको। अभी आगे देखिए, उस पर एक वीडियो मैं लेके आऊंगी आप लोगों के लिए बाद में डिटेल में। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा कोशिश करनी है कि अच्छा ऑथेंटिक कंटेंट पढ़े, फ्री में पढ़े और एकदम बेस्ट 100% जो है कवर करने की कोशिश करें। और वो जो है आप अपने स्तर पर आसानी से कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी। हम बात कर रहे हैं तृतीय के स्तर की। तो इस स्तर पे क्या है, अक्षमता को कम करना। अक्षमता यानी किसी भी प्रकार की चोट लगी है, उसके कारण किसी भी कार्य को करने में हमें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बाधाएं जो है ज्यादा से ज्यादा आ रही है, उनको हम किस प्रकार से कम करें। तृतीय के स्तर पर माता पिता और समुदाय को भी जो है शामिल किया जाता है। प्रभावी प्रबंधन की जो है व्यवस्था की जाती है। इसी स्तर पर बच्चों की देखभाल, पुनर्वास की यदि हम बात करें, शिक्षण, मानसिक और सामाजिक क्रियाएं बच्चों को सिखाई जाती हैं। उपर्युक्त तीनों स्तर पर रोकथाम के लिए विभिन्न कार्य किए जाते हैं। RH फैक्टर के कारण विकलांगता होती है, आनुवंशिक दशाओं पर परामर्श देना, पोषण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना, मां के रक्त की जांच के बारे में जानकारी, गर्भधारण के लिए 18 से 35 वर्ष की आयु की सही जानकारी प्रदान करना। ऐसा माना जाता है कि बोला जाता है कि जो 35 वर्ष के बाद में यदि कोई महिला गर्भ धारण करती है तो 90% चांसेस ज्यादा है कि बच्चा दिव्यांग पैदा हो, या 18 वर्ष से कम उम्र की महिला भी गर्भ धारण करती है तो उसके भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि बच्चा डिसेबल पैदा हो। तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए वो यहाँ पे बताया गया है। अगला पॉइंट है प्रसव संस्थान में ही कराना, यानी जो बच्चे की डिलीवरी होती है वो हमें हॉस्पिटल में ही करवानी चाहिए। वहां भी जो है किसी प्रशिक्षित नर्स से करवानी चाहिए। बच्चों का संक्रामक रोगों से बचाव और टीकाकरण हमें करना चाहिए। जो टीके होते हैं बच्चों को लगाने होते हैं, शिशुओं को ज्यादातर लगाए जाते हैं, तो वो टाइम टू टाइम लगवाने चाहिए। जन्म के समय या बाद में शिशु में कोई असामान्य लक्षण दिखाई देता है तो हमें डॉक्टर से परामर्श करना चाहिए। शिशु का देर से रोना, जन्म के बाद में कई बच्चे डॉक्टर, एक वही टाइम है जब जन्म के बाद में बच्चा रोता है तो सब खुश होते हैं, बाकी तो कोई भी इंसान पूरी उम्र में रोता है तो देख के सैड ही होते हैं, लेकिन उस टाइम यदि बच्चा नहीं रोया तो उस टाइम सब दुखी हो जाएंगे, उस टाइम सब चाहते हैं कि बच्चा रोए। क्योंकि यदि बच्चा जन्म के तुरंत बाद में रोता है तो वह साइन है इस बात का कि बच्चा जो है किसी भी प्रकार की उसमें डिसेबिलिटी नहीं है। शरीर का नीला पड़ना, अत्यधिक रोना, कम वजन आदि को जो है चिकित्सक से तुरंत संपर्क करना चाहिए, ये लक्षण यदि बच्चे में हो तो। बच्चों में किसी प्रकार की असामान्यता के जो है लक्षणों की पहचान होने पर तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए। बच्चों को पोषण युक्त आहार अवश्य प्रदान करें। पोषण युक्त आहार से क्या तात्पर्य है, जिसमें भरपूर मात्रा में विटामिन हो, फाइबर हो, कार्बोहाइड्रेट की यदि हम बात करें वो हो, प्रोटीन हो, जो पोषण के लिए आहार में उपयुक्त होने जरूरी हैं। समय समय पर चिकित्सक द्वारा नियमित जांच करवाकर गर्भस्थ शिशु की गर्भ में स्थिति की जांच करते रहना चाहिए। यहीं पे जो है आज की क्लास हम खत्म करते हैं। जो
क्लास हमारी थी, ये थी सिलेबस के अकॉर्डिंग 4th क्लास। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 3 क्लासेस अपलोड कर दी हैं। मैं आप लोगों से बस यही फीडबैक चाहती हूँ कि आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और रिस्पॉन्स दें कि क्लास अच्छी नहीं लग रही तो भी आप कमेंट करके बताएं, क्लास अच्छी है तो भी बताएं, लेकिन आप किसी प्रकार का रिस्पॉन्स दें। मैं जो है बाकी आप लोगों के लिए क्लास जो है एकदम बिल्कुल बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवा रही हूँ। यदि आप लोगों को समझ में नहीं आती तो भी आप लोग बताइए। ये क्लास 4th थी। इससे पहले की क्लासेस यदि आपने नहीं देखी हैं तो चैनल पे विजिट करके ज़रूर देखना। और धन्यवाद आप लोगों का, बस आप लोग सपोर्ट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।